आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है सेपियंस। बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग और एक ऐसी बुक है जो आपको क्रिटिकली सोचने पे मजबूर कर देगी बहुत सारी चीज़ों पे। आपके बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे थॉट्स इस तरह के होंगे जो इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक दफ़ा उन थॉट्स के बारे में दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की बुक है। तो बुक के रिव्यू से पहले राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इस बुक के ऑथर का नाम है युवाल हरारी। कुछ आइडियाज़ युवाल हरारी के इस तरह के हैं जिनको मैं शदीद डिसलाइक करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स में से एक युवाल हरारी भी है और मेरे फेवरेट स्कॉलर्स में से भी एक है। उसकी रीज़न ये है कि हरारी के थॉट्स इतने प्रोवोकेटिव और इतने चैलेंजिंग होते हैं कि आप एक दफ़ा अपने सारे थॉट्स को दोबारा क्रिटिकली सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। युवाल हरारी की सेपियंस के अलावा और भी बुक्स हैं और वो बुक्स भी सेपियंस की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। अब चलते हैं सेपियंस की तरफ। तो जिस तरह के टाइटल में लिखा हुआ है कि सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तो बेसिकली ये इंसानियत की तारीख़ की किताब है कि कहाँ से इंसान की तारीख़ शुरू हुई, कहाँ से इंसान इस दुनिया में आया और उसके बाद किन किन मनाजिल को तय करके आज इंसान जिस मुकाम पे है वहाँ तक कैसे पहुँचा है। इन तमाम चीज़ों को, इतना जो लंबा टाइम पीरियड है उसको इस बुक के अंदर हरारी ने कवर करने की कोशिश की है। और अकॉर्डिंग टू हरारी आज से 1 लाख साल पहले इंसान की 6 स्पीशीज़ इस दुनिया में थी और बाकी जो स्पीशीज़ थी जानवरों की, जैसे उन स्पीशीज़ में और इंसानों की स्पीशीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। ना ही इंसान तब सिविलाइज्ड हुआ था और इंसान की भी उस वक्त होमो सेपियंस के अलावा बाकी भी 6 स्पीशीज़ थी। लेकिन उसके बाद इन 1 लाख सालों में ऐसा क्या हुआ है कि इंसान की 5 जो स्पीशीज़ थी बाकी सेपियंस के अलावा वो भी ख़त्म हो गई और सिर्फ एक स्पीशीज़ होमो सेपियंस रह गई। और इसके साथ साथ जो बाकी स्पीशीज़ थी एनिमल्स वगैरह की, उसके ऊपर इंसान की जो स्पीशीज़ थी वो डोमिनेंट हो गई। तो इस बुक के अंदर ये चीज़ें कवर करने की कोशिश की है हरारी ने कि कैसे इंसान जानवरों और बाकी स्पीशीज़ के ऊपर डोमिनेंट हुए हैं और किस तरह इंसान पहले जब जंगलों में रहता था उसके बाद ऐसा क्या हुआ और क्या वजह बनी कि इंसान शहरों में और किंगडम्स में रहना शुरू हो गया और फिर रिलीजियंस का, नेशंस का कॉन्सेप्ट इंसानों में किस तरह आया और क्या वजह थी उसकी। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हर तकरीबन दूसरे आम इंसान के जहन में होते हैं कि इंसान की तारीख क्या है, कहाँ से इंसान आया है और फिर किन मनाजिल को तय करके आज इस मकाम पर इंसान है किस तरह पहुँचा है। तो ये जो 1 लाख साल का टाइम पीरियड है इसको बड़े खूबसूरती से हरारी ने अपनी इस बुक के अंदर कवर किया है। और अकॉर्डिंग टू हरारी ये जो आज इंसान इस मकाम पर पहुँचा है और बाकी स्पीशीज़ पर डोमिनेंट हुआ है, इसकी 2 मेन रीज़न्स थी और 3 मेन रेवोल्यूशंस इस तरह के थे जिनकी बेसिस पे इंसान आज इस मुकाम पर है। पहले रीज़न्स की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी ऐसी रीज़न्स थी और कौन सी ऐसी खसूसियात थी इंसानों के अंदर जो वो बाकी स्पीशीज़ पे भी डोमिनेंट हो गया और इतनी तरक्की भी कर ली। तो हरारी के मुताबिक पहली जो रीज़न थी इस चीज़ की वो ये कि जो इमेजिनेशन है इंसानों की एज़ कम्पेयर टू बाकी स्पीशीज़ वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी जो रीज़न थी वो थी कि इंसान बाकी स्पीशीज़ के मामले में बहुत बड़े लेवल पे कॉपरेट कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की जो इमेजिनेशन और फिर कॉपरेशन कि पूरी दुनिया के इंसान उस इमेजिनेशन को मानते हैं और कॉपरेट करते हैं, जबकि बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो इतने बड़े स्केल पे कॉपरेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक साइड पे 100 चिंपैंजीज़ हो और एक साइड पे 100 इंसान हो, तो जो 100 चिंपैंजीज़ हैं उनको एक टास्क दिया जाए और 100 इंसानों को एक टास्क दिया जाए तो 100 चिंपैंजीज़ भी वो टास्क कर लेंगे और 100 ह्यूमंस भी वो टास्क कर लेंगे। लेकिन अगर वही टास्क 10,000 या 1 लाख इंसानों को और 1 लाख चिंपैंजीज़ को दिया जाए तो वो 1 लाख इंसान तो वो टास्क कर लेंगे, लेकिन वो जो 1 लाख चिंपैंजीज़ हैं वो टास्क नहीं कर सकेंगे और बहुत ज़रा कैओस मच जाएगा। तो ये जो बेसिक रीज़न थी कॉपरेशन की कि किस तरह ह्यूमंस आपस में कॉपरेट बहुत इजीली और एफिशिएंटली कर लेते हैं, ये रीज़न है अकॉर्डिंग टू हरारी इंसान के आज इतनी तरक्की करने में। अब चलते हैं वो रेवोल्यूशंस जो 3 मेजर इवेंट हुए हैं इंसान की तारीख के अंदर जिनके बाद इंसान तरक्की करता करता आज इस मौके पे पहुंचा है। तो जो पहला इवेंट और पहला रेवोल्यूशन इंसान की तारीख में हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कि इंसान ने जब ज़राअत सीखी, जब खेती बाड़ी सीखी, जब ये सीखा कि इंसान ज़मीन के अंदर कोई चीज़ बो के उससे फसल उगा सकता है, तो उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया। उससे पहले जंगलों में और शिकार पे इंसान का गुजारा था, लेकिन जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो फिर बहुत बड़ा चेंज आ गया क्योंकि उसके बाद ट्रेड भी शुरू हो गई आपस में और इस तरह करते करते ग्रेजुअली इंसान तरक्की करता गया। लेकिन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बहुत लंबा था। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुआ था।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इंसान तरक्की करता गया। अब फिर आता है दूसरा रेवोल्यूशन इंसान की हिस्ट्री में, जिसने इंसान की तारीख को और इंसान की तरक्की को नेक्स्ट लेवल कर दिया। वो जो रेवोल्यूशन था वो था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंस के ईजाद से इतनी तेज़ी से इंसान ने तरक्की की है जिसकी कोई हद नहीं, और ये बहुत बड़ा इवेंट है इंसान की हिस्ट्री के अंदर कि 17वीं सेंचुरी में स्टीम इंजन पहला ईजाद हुआ था, और उसके बाद अभी 300-400 साल हुए हैं, पूरी दुनिया ही इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है, इंजन्स ही इंजन्स और मशीन्स ही मशीन्स हो गई हैं साइंस की वजह से। तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी इंसान की हिस्ट्री के अंदर। और फिर जो तीसरा रेवोल्यूशन आया इंसान की तारीख के अंदर वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था, कि इल्मी जो इनकलाब आया इंसान की तारीख के अंदर उसने भी बहुत बड़ा चेंज उसकी वजह से भी आया है। तो ये जो मेजर 3 रेवोल्यूशन और 3 इवेंट्स इंसान की हिस्ट्री में हुए हैं पिछले 12,000 सालों के अंदर, इंसान की तारीख को यकसर बदल के रख दिया। और अब ये जो 3 इवेंट्स हैं इनके अंदर बहुत ब्रीफली बहुत सारी चीज़ें हरारी ने डिस्कस की हैं और बड़ी खूबसूरती से डिस्कस की। अच्छा, फिर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये बुक इन शॉर्ट कह लें कि इंसान की हिस्ट्री, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, कि हरारी ने ये कॉन्सेप्ट और ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश की है इस बुक के थ्रू कि इंसान ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईजाद कर ली है, इस वक्त जो कदम रख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। और ये प्रिडिक्ट किया है हरारी ने कि ये जो इंसानों की स्पीशीज़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट की है, हो सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर इंसानों पे डोमिनेंट हो जाए। तो ये थी शॉर्ट सी समरी मैंने बुक की आपको दे दिया। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जो जो इवेंट्स और कैपिटलिज्म से लेके सोशलिज्म से लेके एज ऑफ इनलाइटमेंट और उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू ये है बुक का कि जिस बंदे में तो क्यूरियोसिटी है, और बहुत सारे लोगों में ये क्यूरियोसिटी होगी इंसान की हिस्ट्री जानने की, तो उनके लिए बड़ी बेस्ट बुक है। कि यूँ समझ लें कि हरारी ने बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स को इकट्ठा करके उनका खुलासा कर दिया एक इस बुक में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल स्टाइल में। अब जब भी आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने बैठते हैं ना, तो होता यह है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं और बंदा बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, और ख़ासकर बिगिनर्स तो वैसे ही 3-4 पेजेस छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। लेकिन ये हरारी का जो राइटिंग स्टाइल था ना, वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना सिंपल था कि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन बहुत सारे आपको अंदर व्यूज़ भी मिलेंगे हरारी के, लाजमी नहीं है उसने टोटल हिस्ट्री डिस्कस की है, और वो व्यूज़ आपके लिए हो सकता है बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है कि आपको सख्त नापसंद हो। मुझे भी कुछ व्यूज़ इस तरह के लगते हैं हरारी के जो मुझे शदीद नापसंद हैं, लेकिन पॉइंट इसमें यह है कि आपने उसकी बातों को मनोअन तस्लीम नहीं करना, आपने एक आइडिया लेना है, एक नैरेटिव अगले का सुनने की कोशिश करनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। बुक्स पढ़ने का बेसिक आपका मकसद भी यही होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप जो भी बुक पढ़ो उसको मनोअन तस्लीम करके जी बिल्कुल इस राइटर ने बिल्कुल सच और हक लिखा है, मैं अब इसकी बात मानूंगा। इस तरीके से बुक्स को पढ़ेंगे तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे राइटर का, ऑथर का नैरेटिव लेने के लिए कि उसका इस बारे में क्या ख्यालात हैं, तो फिर आपको मज़ा आएगा बुक्स पढ़ने का और आपका माइंड भी खुलेगा। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपके पूरी जो थॉट्स की डॉक्ट्राइन है उसको चैलेंज और उखाड़ पिखाड़ के रख देगी ये बुक। इसलिए रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ ये बुक, लेकिन ज़रा ध्यान से पढ़ें, और ये नहीं कि आपने इसकी सारी बातों को इसी तरह एक्सेप्ट कर लेना। कुछ इस बुक को पढ़ने के बाद अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हमेशा बुक्स को पढ़ने के बाद अपनी रिसर्च किया करें और क्रॉस चेक किया करें, और फिर उस पर रिसर्च करते रहा करें कॉन्स्टेंटली, फिर आप किसी जाके नतीजे पर पहुँचेंगे। और फिर हर साइड का नैरेटिव आप लिया करें। लाजमी नहीं कि एक ही ऑथर, उसको फॉर एग्जांपल एक ऑथर को एक चीज़ पसंद है, आप उसका नैरेटिव कॉन्स्टेंटली सुनते जा रहे हैं, तो फिर आप डॉक्ट्राइन हो रहे हैं उसके व्यूज़ के, वो आपका दिमाग ओपन नहीं हो रहा। हमेशा ओपन माइंडनेस तभी आती है जब आप हर तरफ का नैरेटिव लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी एक राय कायम करते हैं।